तो हेलो बच्चों। तो हम ये जो आप देख रहे हैं स्क्रीन पे वो है चैप्टर 2 पार्ट 1 क्लास 8 सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु एनसीईआरटी साइंस लाइव क्लासेस बाय विशाल सर लाइव। ये आप जो देख रहे हैं ये जो पार्ट 1 था आपको कल पढ़ा दिया गया है, और यदि आप लोग पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे चैनल पेज पे जाके विशाल पे जाके आप वहाँ से इसका क्लास ले सकते हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अगले पार्ट में, जो कि हम आप सभी से कल वादा किए थे कि हम अगला पार्ट भी बनाएंगे। तो चलते हैं। तो जाने से पहले यदि आप लोग नए हैं तो एक बार लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एवं कमेंट कीजिए, ताकि नए नए क्लास नई नई टॉपिक का नोटिफिकेशन आपके डिवाइस में जरूर पहुंच जाए। धन्यवाद। अब तो बच्चों हम अपना पेज पे आ चुके हैं, और ये चैप्टर जो है ये आपको पता होगा, जो आपका जो चैप्टर है वो है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु के बारे में। तो हम आपको पार्ट 1 में आधा चैप्टर पढ़ा चुके हैं, और आधा चैप्टर पार्ट 2 में आज आप पढ़ाने जा रहे हैं प्रेजेंट टाइम में। तो यदि आप लोग यानी पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पेज पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, तो हम पढ़ते हैं क्या है। देखिए बच्चों, ये जो आप देख रहे हैं ये है मित्र व सूक्ष्म जीव के बारे में जानेंगे। अब जो पार्ट 1 2 में हम जानेंगे कि कौन से सूक्ष्म जीव अपना मित्र है या कौन से सूक्ष्म जीव अपन का एनिमी है। तो इसी के बारे में हम जानेंगे। तो सबसे पहले जानेंगे मित्र व सूक्ष्म जीव। तो देखिए सूक्ष्म जीव विभिन्न कार्यों में उपयोग किए जाते हैं। सूक्ष्म जीव जो है बहुत बहुत सारे वर्क में उसका यूज किया जाता है। इनका उपयोग दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। दही, ब्रेड एवं केक बनाने में किया जाता है। देखिए एक मेन पॉइंट है, वो है कि प्राचीन काल से सूक्ष्म जीवों का उपयोग एल्कोहल बनाने में किया जाता रहा है। यानी कि बहुत साल पहले से, प्राचीन काल यानी कि पुराने जमाने से ही यानी कि एल्कोहल जो बनता था, आपका जो एल्कोहल है वो जो बनता था वो सूक्ष्म जीवों के उपयोग से बनता था। ठीक है, अब देखिए पर्यावरण को स्वच्छ रखने के लिए इनका उपयोग किया जाता है। पर्यावरण जो है हमारा, जो हमारे आज चारों ओर के आवरण जो है उसे पर्यावरण कहते हैं, और वो जो पर्यावरण है उसको स्वच्छ रखने के लिए भी इनका उपयोग किया जाता है। किसका? सूक्ष्म जीव का। उदाहरण के लिए कार्बनिक अवशिष्ट, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष विष्टा। ठीक है, जंतु शिशु विष्टा का अपघटन जीवाणु द्वारा किया जाता है। जितना भी आप देख रहे हैं सड़े गले पदार्थ, वो सारा जीवाणु के द्वारा ही किया जा रहा है। जीवाणु के द्वारा ही उसको सड़ाया जाता है, जैसे कार्बनिक अवशेष, सब्जियों के छिलके, जंतु अवशेष विष्टा इत्यादि। ठीक है, अपघटन जीवाणुओं द्वारा किया जाता है। अपघटन जो है वो आपका जीवाणुओं के द्वारा किया जाता है, तथा हानि रहित पदार्थ बनते हैं। स्मरण कीजिए, यानी आप याद कीजिए, जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। जीवाणु जो है आपका जो सूक्ष्म जीव है उसका उपयोग जो है औषधि उत्पादन एवं कृषि में मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है। ठीक है, जिससे नाइट्रोजन स्थिरीकरण होता है। ये आप समझ गए नाइट्रोजन स्थिरीकरण कैसा होता है। तो जीवाणुओं का उपयोग औषधि उत्पादन, कृषि, मृदा की उर्वरता में वृद्धि करने में किया जाता है, जिसे हम नाइट्रोजन स्थिरीकरण कहते हैं। ठीक है, समझ गए। अब हम चलते हैं दही एवं ब्रेड कैसे बनता है, और उसमें यानी कि आपका जो सूक्ष्म जीव है उसका कैसा प्रभाव होता है। ठीक है, चलते हैं अगले पेज में। तो हम फाइनली अगले पेज में आ चुके हैं, और देखिए यहाँ पे लिखा गया है दही एवं ब्रेड का बनना कैसे बनाया जाता है। देखिए आप सभी कक्षा 6 में 7 में पढ़ चुके हैं कि जीवाणु जो है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देते हैं। कौन सा जीवाणु? तो आपको पता होगा लैक्टोबैसिलस नाम का, लैक्टोबैसिलस जो है ये जीवाणु का नाम है, और यह जीवाणु जो है दूध को दही में परिवर्तित करने का काम करता है। ठीक है, अब देखिए, अब हमने अपनी माँ को गर्म दूध में थोड़ा सा दही मिलाते हुए देखा है। आप अक्सर देखते होंगे कि आपकी जो माँ है रात में जब सोते टाइम दूध में थोड़ा सा दही मिलाया जाता है, जैसे आमतौर पे गाँव का यदि भाषा आप जाने तो जोड़न कहा जाता है उसको। जोड़न कहा जाता है उसको। दही मिलाया जाता है, जिससे क्या होता है कि वहाँ पे लैक्टोबैसिलस अपना कार्य करने में सक्षम हो जाता है, और वह दही जम जाता है। हमें आश्चर्य ऐसा क्यों हुआ?
ये क्योंकि दही में अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं। दही में जो है अनेक सूक्ष्मजीव पाए जाते हैं, जिनमें लैक्टोबैसिलस नामक जीवाणु प्रमुख है, जो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है। वह दूध में जनन कर उससे दही में परिवर्तित कर देते हैं, और जीवाणु पनीर, अचार, अनेक खाद्य पदार्थों के उत्पादन में भी सहायक होते हैं। रवा जो है, जैसे हम सूजी बोलते हैं, सूजी जैसे हम रवा भी बोलते हैं। इडली एवं भटूरे का महत्वपूर्ण संघटक दही है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि ऐसा क्यों है? देखिए, जीवाणु एवं इष्ट चावल के आटे की किण्वन में सहायक होते हैं। जीवाणु जो है वह इष्ट चावल के आटे के किण्वन में सहायक होते हैं, जिससे जिससे क्या होता है, इडली एवं डोसा बनता है। क्या बनता है? तो इडली एवं डोसा बनता है। ठीक है, अब हम आगे देखते हैं आगे क्या है। एक और इधर बाएं साइड में दिया गया है कि सूक्ष्म जीव जो है रहता कहाँ पे है। आपका जो सूक्ष्म जीव है वो कहाँ रहता है। देखिए, सूक्ष्म जीव जो है आपका येलो कर दे जो भी ज़्यादा चमक हो। सूक्ष्म जीव जो है आपका रहता कहाँ, तो देखिए सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिक जीव है। सूक्ष्म जीव एक कोशिक जीव है। बहुत वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ऑफ दिस चैप्टर, प्लीज अंडरस्टैंड माय स्टेटमेंट। सूक्ष्म जीव जो है एक कोशिक हो सकते हैं, जिससे जैसे कि जीवाणु, कुछ शैवाल एवं प्रोटोजोआ, अथवा बहुकोशिक जैसे कि कई शैवाल एवं कवक। यह बर्फीली शीत से उष्ण स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहे हैं। आपका जो ये जो है शैवाल है, कवक है, प्रोटोजोआ है, ये जो है बहुकोशिक जैसे जैसे कि कई कई शैवाल एवं कवक है। ये सब जो है बर्फीली शीत से उष्ण गर्म तथा स्रोतों तक हर प्रकार की परिस्थिति में जीवित रहते हैं। यह मरुस्थल एवं दलहन में भी पाए जाते हैं। यह मनुष्य सहित सभी जंतुओं के शरीर के अंदर ही पाए जाते हैं। आपका जो शरीर है, बॉडी के अंदर भी पाया जाता है। क्या? तो आपका आ जाएंगे ये सूक्ष्म जीव। ठीक है, कुछ सूक्ष्म जीव दूसरे सजीवों पर आश्रित होते हैं, जबकि कुछ अन्य स्वतंत्र रूप से पाए जाते हैं। अमीबा जो है जैसा सूक्ष्म जीव अकेले रह सकता है, जबकि कवक एवं जीवाणु समूह में रहते हैं। कवक जीवाणु एक ऐसा सूक्ष्म जीव है जो कि समूह में रहते हैं, और अन्य सूक्ष्म जीव स्वतंत्र होते हैं। ठीक है, ये आप वेरी इंपॉर्टेंट लाइन है, आप इसे अच्छा से पढ़ लीजिएगा। अभी हमको समझा दिए, आपको समझा दिए हैं। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आगे का जो आपका जो टॉपिक है वो टॉपिक है आपका सूक्ष्म जीव और हम। ठीक है, सूक्ष्म जीव और हम। अब देखिए सूक्ष्म जीव और हम में क्या क्या है उसको पढ़ेंगे अभी हम। देखिए सूक्ष्म जीव जो है, सूक्ष्म जीव को हमारे जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका है। सूक्ष्म जीव जो है हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। इनमें कुछ हमारे लिए लाभदायक है तो कुछ अन्य हानिकारक होते हैं, तथा जीवों में रोग के कारक भी हो सकते हैं। आइए हम विस्तार से इसका अध्ययन करेंगे। अभी हम जो अगला पेज पढ़ेंगे इसमें हम आपको विस्तार से समझाएंगे कि कौन से सूक्ष्मजीव लाभदायक होते हैं और कौन से सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं। ठीक है, देखिए क्रियाकलाप 2.3 में है, क्रियाकलाप 2.3 में है कि एक बर्तन में आधा किलोग्राम आपको आटा लेना है अथवा मैदा लेकर उसमें थोड़ी सी चीनी डालकर गर्म जल से मिलाइए। अब देखिए क्या होता है आगे। ठीक है, आगे आप समझ जाएंगे क्या होगा। आपको प्रैक्टिकल मिलाइए। और इसमें क्या होता है, इसमें थोड़ी सी मात्रा 1 चुटकी ईस्ट पाउडर मिलाकर गूंथ लीजिए। आप 2 घंटे बाद क्या देखते हैं, क्या आपने गूंथे हुए मैदे को उठा हुआ यानी फुला हुआ पाया। देखिए इस ईस्ट पाउडर जब हम कोई मैदा में, जब हम ईस्ट पाउडर के साथ जब हम मैदा में ईस्ट पाउडर मिलाते हैं तो वह वैसे अपना आकार वैसे ही रखता है। लेकिन जब क्या उसमें हम मैदा में खामीर मिलाते हैं तो क्या होता है कि आपका जो आटा है, जैसे आपको चित्र में बताया गया है, ये जो आप चित्र देख रहे हैं, इस ऐसे आपका आटा फूल जाएंगे। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए इष्ट जो है तीव्रता से जनन करके श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड उत्पादित करते हैं। एक बात आप ध्यान रखिएगा, इष्ट जो है आपका वह तीव्रता से जनन करता है, जिसके कारण श्वसन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड यानी जिसे हम CO2 बोलते हैं, CO2 और ऑक्सीजन को O2 बोलते हैं,
ये आप जल को H2O बोलते हैं, ठीक है। ये जो है आपका जो CO2 है, ये CO2 जो है उत्पादित करते हैं कौन, तो आपका ईस्ट। गैस के बुलबुले जो है, गैस के बुलबुले जो खमीर वाले मैदे का आयतन बढ़ा देते हैं, चित्र 2.6 में आपको दिखाया गया यहाँ पे। और यह बैंकिंग उद्योग में ईस्ट के उद्योग का आधार है, जिसे ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं, ठीक है। ये आप आराम से समझ गए होंगे कि इसमें क्या होता है, जिसमें ब्रेड, पेस्ट्री एवं केक बनाए जाते हैं। किससे, तो ये बैंकिंग सोडा से। आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे है आपका सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग क्या है। सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग, अगला पॉइंट है आपका सूक्ष्म जीवों का वाणिज्यिक उपयोग। देखिए बड़े स्तर पर एल्कोहल, शराब एवं एसिटिक एसिड के उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। बड़े स्तर पर एल्कोहल जो है और शराब जो है और एसिड जो है, उसका उत्पादन में सूक्ष्म जीवों का उपयोग किया जाता है। और जो गेहूं, चावल, फलों के रस में उपस्थित प्राकृतिक शर्करा में भी ईस्ट द्वारा एल्कोहल एवं शराब का उत्पादन किया जाता है, ठीक है। अब देखते हैं आगे क्या है। देखिए चित्र क्रियाकलाप 2.4 में बताया गया है कि 500 ml यानी एक, देखिए आपको पता होना चाहिए कि 1 लीटर में टोटल 1000 मिलीलीटर होता है। और यहाँ पे जब 500 लीटर यानी कि आधा लीटर, तो आधा लीटर बीकर लेकर इसमें 3/4 भाग तक जल भरिए और इसमें 2-3 चम्मच चीनी घोलिए, ठीक है। और इसमें आधा चम्मच ईस्ट पाउडर डालिए और इसे 4-5 घंटों के लिए उष्ण स्थान पे, जहाँ पे गर्म हो, ढक कर रखिए। अब व्यंजन को सुनकर देखिए कि इसमें उसका जो रंग है, उसमें जो उसकी जो यानी कि उसका जो सुगंध है, सब में परिवर्तन होते आप देख सकते हैं प्रैक्टिकल करके। अब देखते हैं आगे क्या। आई होप अभी तक जो आपको जो समझाए हैं ये यानी बहुत अच्छा से आप लोग समझ गए होंगे। देखिए हमारा यानी कि एक यानी कि शौक है कि जब मेरा चैनल ग्रो करने लगेगा, 1000+ सब्सक्राइबर हो जाएंगे, तब आपको और भी अच्छा से आपको पढ़ाएंगे स्मार्ट बोर्ड पे। अभी चैनल शुरू ही किया, अभी तक 68 सब्सक्राइबर है। अभी आप लोग और सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइबर बढ़ाइए, जिससे क्या होता है कि और भी हमको यानी कि हमको सिंपैथी प्राप्त होती, सहानुभूति प्राप्त होती है, हमको और भी जश्न आता है कि और भी बनाएं वीडियो और अपने दोस्तों को शेयर करें, अपने यूट्यूब पे डालें, जिससे कि आप लोग देख सकें ऑनलाइन क्लास पढ़ चुके हैं, ठीक है। अब आगे चल करते हैं। देखिए आगे है आपका एक गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। और चीनी के अल्कोहल में परिवर्तन की यह प्रक्रिया किण्वन अथवा फार्मेंटेशन कहलाता है। अब देखिए फार्मेंटेशन किसे कहते हैं या किण्वन किसे कहते हैं, तो एक गंध अल्कोहल की है, जो चीनी के अल्कोहल में परिवर्तित होने के कारण बना है। एल्कोहल जो है वो चीनी के परिवर्तन होने में बनता है, जिसे हम किण्वन कहते हैं प्रक्रिया को, अथवा फार्मेंटेशन कहते हैं। ये आप याद रखिएगा, VBI क्वेश्चन है, ये VBI क्वेश्चन है। देखिए किण्वन का खोज किसने किया सबसे पहले, तो किण्वन का जो खोज किया था वो क्या था आपका लुई पास्चर नाम का एक वैज्ञानिक था, जो 1817 में लुई पास्चर ने किण्वन का खोज किया था। कौन क्या था, तो लुई पास्चर ने, जो कि आपको यहाँ बताया गया है 1817 में। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए जितना वैज्ञानिक के बारे में बताया गया, उसको आप और भी गहन अवस्था में जब पढ़ेंगे तो आपको दिमाग में बैठ जाएगा, जिसके कारण आपकी कोई भी एग्जाम हो, चाहे वह मैट्रिक हो, इंटर हो, BA MA हो, जो भी एग्जाम हो, सब में काम आ सके। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको पूरी सब चीज़ का घोल के पियाया जाता है। एंड वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट ऑफ द योर लाइफ, ठीक है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए सूक्ष्म जीवों के औषधीय उपयोग क्या होता है। देखिए सूक्ष्म जीवों का औषधीय उपयोग क्या होता है, अब आप इसको जानेंगे, ठीक है। देखिए जब कभी आप बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है। जब आप कभी बीमार पड़ते हैं, इल होते हैं, तो डॉक्टर जो है आपको पेनिसिलिन का इंजेक्शन देता है, सुइया भुगता है, अथवा कोई अन्य प्रतिजैविक की गोली अथवा कैप्सूल देते हैं। और इन औषधियों का स्रोत सूक्ष्मजीव है। सूक्ष्मजीव ही इससे ही ये सब बना है, जैसे पेनिसिलिन बना है, प्रतिजैविक बनी है, गोली बनी है, सब में सूक्ष्मजीव का उपस्थिति
होता ही है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। ये बीमारी पैदा करने वाले सूक्ष्म जीवों को नष्ट कर देती है अथवा उनकी वृद्धि को रोक देती है, और इस प्रकार की औषधि को प्रतिजैविक अथवा एंटीबायोटिक कहते हैं। आजकल जीवाणु और कवक से अनेक प्रतिजैविक औषधियों का उत्पादन हो रहा है। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स ऑफ द लाइन। स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है वो सामान्य रूप से उपयोग की जाने वाले प्रतिजैविक है। ये प्रतिजैविकों का नाम है स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन, जिन्हें कवक एवं जीवाणु से उत्पादित किया जाता है। किसी विशिष्ट प्रकार के सूक्ष्मजीव का संवर्धन करके प्रतिजैविक का उत्पादन किया जाता है, जिन्हें अनेक रोगों की चिकित्सा में उपयोग में लाते हैं। यानी कि इस जो गोली है प्रतिजैविक है, आप जो ये देख रहे हैं एंटीबायोटिक है, इस जो है इसका उपयोग बहुत सारे रोग को छुड़ाने में किया जाता है, चिकित्सा में उपयोग किया जाता है। और बहुत सारे वर्ड्स भी आपको उदाहरण के स्वरूप बताए, जैसे स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन और एरिथ्रोमाइसिन जो है ये भी एक प्रतिजैविक का ही नाम है। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए आगे आपका है सन 1929 में अलेक्जेंडर का नाम बहुत ही विख्यात है, आप भी सुने होंगे, लेकिन उसके बारे में गहन अवस्था से नहीं जानते होंगे। देखिए ये जो आप जो पिक्चर देख रहे हैं ये है आपका अलेक्जेंडर। ये जो आप पिक्चर देखें ये है आपका अलेक्जेंडर फ्लेमिंग है, जो जीवाणु रोगों से बचाव हेतु एक संवर्धन पर प्रयोग कर रहे थे। अचानक उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग के फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। एक दिन क्या हुआ, आपको पूरा समझाते हैं। एक दिन क्या हुआ, ये सन 1929 की बात है। एक दिन अलेक्जेंडर फ्लेमिंग अपने वैज्ञानिक होने के नाते वह अपने प्रैक्टिकल रूम में क्या एक संवर्धन कर रहे थे, संवर्धन का प्रयोग कर रहे थे। तभी अचानक क्या हुआ, उन्होंने संवर्धन तस्तरी पर हरे रंग का एक फफूंद के छोटे बीजाणु देखे। उनकी नज़र पड़ी छोटे बीजाणु जो कि हरे फफूंद से। उन्होंने पाया कि यह फफूंद जीवाणु की वृद्धि को रोकते हैं। ये जो फफूंद है वो जितना भी जीवाणु अब बढ़ रहा था सबको रोक रहा था। वो अचानक उसको आश्चर्य लगा, बहुत ही वेरी अमेजिंग यह तथ्य पाया कि बहुत सारे जीवाणु, तब यह खोज किया कि बहुत सारे जीवाणु फफूंद द्वारा मारे गए। इस प्रकार फफूंद से पेनिसिलिन बनाई गई। तभी उसने क्या किया, पेनिसिलिन भी बनाई। कौन, तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने 1929 के हिस्ट्री में बनाए हैं और बुक्स हिसाब से बताया गया है। और यह जो फफूंद है जीवाणु वृद्धि को रोकते थे, जिसके कारण उसने फफूंद से ही पेनिसिलिन बनाई। पेनिसिलिन खाने से आपका जो शत्रु, आपका जो एनिमी सूक्ष्म जीव है उसकी हत्या कर दी जाती है, जिससे आपके शरीर के अंदर का जो अवस्था है, वातावरण है, स्वच्छ किया जाता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं आगे क्या है। आई होप आपको यहाँ तक समझ गए होंगे कि अभी तक जो आपको पढ़ाए हैं उसका फल आप लोगों को ज़रूर मिलता होगा। यदि आप लोग हमारे इस पढ़ाने के सिस्टम को अच्छा लगते हैं, यानी कि आप लोग अच्छा है, और हर दिन न्यू नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए, PDF प्राप्त करने के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं। रीड विशाल टेलीग्राम का नाम है, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जुड़ सकते हैं। और साथ ही साथ आप जो देख रहे हैं ये जो इसका सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि नया नया नोटिफिकेशन हर माध्यम से आपको प्राप्त हो कि आज कौन सा चैप्टर पढ़ाया जाएगा, आज कौन सा टॉपिक है। ठीक है, अब चलते हैं अपना विषय पर। देखिए आपका जो अभी देख रहे हैं ये जो पशु आहार एवं कुक्कुट आहार में प्रतिजैविक मिलाए जाते हैं। पशु आहार जो होता है, जो जानवर गाय को खिलाया जाता है, वो उसमें तथा कुक्कुट आहार जो है, जो कुत्ता सबको जो खिलाया जाता है, उसमें प्रतिजैविक भी मिलाया जाता है, जिसका उपयोग पशुओं में सूक्ष्म जीवों का संचरण रोकना है। प्रतिजैविक का उपयोग कुछ पौधों के रोग नियंत्रण करने के लिए भी किया जाता है, क्योंकि प्रतिजैविक में पेनिसिलिन पाई जाती है, जिसके कारण हमारे शत्रु सूक्ष्म जीव है उसकी मृत्यु हो जाती है। देखिए ध्यान रखना चाहिए कि डॉक्टर की सलाह पर ही प्रतिजैविक की दवाई लेनी चाहिए तथा उस दवा का कोर्स भी पूरा करना चाहिए। यदि आप प्रतिजैविक उस समय लेंगे जब
उसकी आवश्यकता नहीं है, तो अगली बार जब आप बीमार होंगे तो आपको प्रतिजैविक की आवश्यकता होगी, तो वह उतनी प्रभावी नहीं होगी। इसमें कहने का मतलब है, जब आप बीमार होंगे तब आप प्रतिजैविक ले सकते हैं, लेकिन डॉक्टर की सलाह से लेने के बाद। और यदि आप डॉक्टर की सलाह नहीं लिए और आप बीमार नहीं भी हैं, तब भी आप प्रतिजैविक ले लिए, दवाई ले ली है, तो तब आपको कोर्स पूरा करना पड़ेगा। यदि आप कोर्स में नहीं किए और बीमारी ना होने के बावजूद भी आप गोली का सेवन किए, प्रतिजैविक का सेवन किए, तो आपका जो है, जब आप यानी कि भविष्य में यदि आप बीमार पड़ेंगे तो आपको प्रतिजैविक लेने की आवश्यकता होगी, और जब आप प्रतिजैविक लीजिएगा तो वह उतना प्रभावशाली नहीं होगी जितना वह भूतकाल में थी, भूतपूर्व में थी। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। दिस इज वेरी इमेजिंग फैक्ट ऑफ द साइंस। इसके अतिरिक्त अनावश्यक रूप से ली गई प्रतिजैविक शरीर में उपस्थित उपयोगी जीवाणु भी नष्ट कर देती है। सर्दी, जुकाम, फ्लू में प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। ठीक है, ये जो है रोग विषाणु द्वारा होते हैं। कौन? तो सर्दी, जुकाम, फ्लू भी प्रतिजैविक प्रभावशाली नहीं है, क्योंकि यह रोग विषाणु द्वारा होते हैं। अब आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए आगे आप बहुत ही प्रचलित नाम है वैक्सीन, टीका। आपको याद होगा, आपको जरूर याद होगा, जब कोविड 19 हुई थी, तब क्या हुआ था कि वैक्सीन सबको लेने के लिए कहा जाता था, बहुत टीका लेने के लिए। तो टीका क्या होता है? देखिए वैक्सीन क्या होता है, शिशु और बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है, इसके बारे में पहले हम जानेंगे। एक बच्चों की जिज्ञासा उत्पन्न हुई है कि शिशु एवं बच्चों को टीका क्यों लगाया जाता है। देखिए, जब रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा शरीर प्रतिरक्षी उत्पन्न करता है। ठीक है, जब हमारे रोग कारक सूक्ष्मजीव हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं, एंट्री करते हैं, तो उनसे लड़ने के लिए हमारा जो शरीर का जो सैनिक है, यानी प्रतिरक्षी है, उत्पन्न करता है। शरीर को यह स्मरण रहता है कि वही सूक्ष्मजीव अगर हमारे शरीर में पुनः प्रवेश करता है, तो उसमें किसी प्रकार लड़ा जाए, उसे किस प्रकार लड़ा जाए। सब हमारे जो शरीर का जो आंतरिक भाग है, उसको पता होता है कि जब कोई रोगकारक सूक्ष्मजीव हमारे ग्राउंड में, हमारे एरिया में जब प्रवेश करेंगे, उससे कौन कैसे लड़ा सके, उसको याद होता है। अतः यदि मृत अथवा निष्क्रिय सूक्ष्मजीवों को स्वस्थ व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट कराया जाए, तो शरीर की कोशिकाएं उसी के अनुसार लड़ने के प्रतिरक्षी उत्पन्न करके रोग कारक को नष्ट कर देती है, और यह प्रतिरक्षी हमारे शरीर में सदा के लिए बनी रहती है, तथा रोगकारक सूक्ष्मजीव से हमारे सदा के लिए सुरक्षा होती है। और इस प्रकार क्या होता है बच्चों, इस प्रकार टीका या वैक्सीन कार्य करता है। टीका वैक्सीन एक ऐसा है जो कि हमारे अंदर जो इनिमी सूक्ष्मजीव है उसको खत्म करने में सहायक प्रदान करते हैं। उसको बहुत ही यानी कि नॉलेज होता है कि कौन से सूक्ष्मजीव से कैसे लड़ाया जा सके इन बॉडी पार्ट्स। देखिए, हेजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस, ये यानी कि रोग का नाम है। हेजा, क्षय, चेचक तथा हेपेटाइटिस जैसी अनेक बीमारियों को वैक्सीन द्वारा रोका जा सकता है। ठीक है, ये आप हमेशा याद रखिएगा। वैज्ञानिक था। देखिए, हम आपको चैप्टर के अनुसार हर एक लाइन पे वैज्ञानिक से भी आपको परिचय करवा रहे हैं। तो इस बार फिर नया वैज्ञानिक से आपको परिचय करा रहे हैं। उसका नाम है, जो कि आप पिक्चर में उसका फोटो देख रहे हैं, उसका नाम है एडवर्ड जेनर ने चेचक के लिए 1798 में चेचक के टीके की खोज की थी। चेचक सबसे पहले जानते हैं चेचक होता क्या है। देखिए, जब यानी कुत्ते के काटने से चेचक रोग होता है। जब आप किसी को कुत्ता काट लेता है तो उससे उसके बीक के कारण, उसके जो विष के कारण उसको चेचक रोग हो जाता है, और उस चेचक को यानी कि खत्म करने के लिए, चेचक को रोग को फिर से पुनः उसको हटाने के लिए, खत्म करने के लिए हमें टीका लेने पड़ते हैं, जिसे हम वैक्सीन कहते हैं। और इसकी खोज एडवर्ड जेनर ने की थी। एडवर्ड जेनर, जो कि यहाँ पे आपको देख रहे हैं, एडवर्ड जेनर ने कब? तो वह की थी 1798 में। इसका तो चेचक का खोज आपको समझ गया होगा। अब आगे देखते हैं आगे क्या है। देखिए, आपके बचपन में आपको भी अनेक रोगों से रक्षा करने के लिए टीके या वैक्सीन दिए गए होंगे। आप जरूर याद कीजिएगा उस पल की बात, जब आप बच्चा थे और आपको डॉक्टर आते थे आपके यहाँ, या आप उसके यहाँ जाते थे और वो आपको टीका दिया जाता था। आपको क्या
आप इन रोगों की सूची तैयार कर सकते हैं, और जो जो इस रोगों की सूची तैयार करेंगे वो हमारे कमेंट में ज़रूर सेंड कीजिएगा, जैसे हमको पता चले कि हमारे जो ऑडियंस है उसको कौन कौन से रोग हो चुकी है। देखिए, इसके लिए आप अपने माता पिता की मदद ले सकते हैं, ठीक है। और आगे क्या है, आगे बताते हैं। आप सभी बच्चों से इन रोगों से सुरक्षा की आवश्यकता है। आवश्यक टीके निकट के अस्पताल में उपलब्ध होते हैं। बच्चों को पोलियो से बचाने के लिए आपने टेलीविजन, समाचार पत्रों में पोलियो के टीकाकरण के विज्ञापन, पल्स पोलियो देखे होंगे। देखिए, सरकार ने हर सभी गांव में, हर पंचायत में हॉस्पिटल, गवर्नमेंट हॉस्पिटल का निर्माण किया है, जिससे आपको जो हर प्रकार की रोगों की दवाइयाँ उपलब्ध की जाती है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो पोलियो ड्रॉप है बच्चों को दिया जाने वाला वास्तव में एक टीका या वैक्सीन है, और चेचक के विरुद्ध विश्वव्यापी अभियान चलाया गया है, जिसके परिणाम स्वरूप विश्व के अधिकांश भागों में चेचक का उन्मूलन हो गया है। आजकल सूक्ष्म जीवों को टीके का उत्पादन बड़े स्तर पर किया जाता है, जिसमें मनुष्य एवं अनेक जंतुओं को अनेक रोगों से बचाया जाता है, ठीक है। यहाँ तक वो समझ में आ गया होगा, आई होप। तो आगे देखते हैं, आगे क्या है। देखिए, और भी 3-4 चैप्टर है, यानी कि ये कम से कम 3 पार्ट में बचने वाला है। ये जो आपका लेक्चर है, ये लंबा वीडियो होना अनावश्यक है। ये सब आपको समझा दिए हैं, ये भी आपको समझा दिए हैं। अब मिट्टी में उर्वरता की वृद्धि थोड़ा पढ़ लेंगे, और फिर आपको पार्ट 3 में आपको बताया जाएगा अगले पेज के बारे में, ठीक है। पार्ट 3 के लिए आप ज़रूर वेट कीजिएगा। हम ज़रूर आपको पोस्ट के अनुसार आपको सेंड करेंगे, मैसेज भेजेंगे टेलीग्राम के, कि आप लोग तुरंत ज्वाइन कर लीजिएगा, ताकि हमारा व्यूज बढ़े और हमारा जो चैनल का जो वीडियोज है वो और भी ग्रो हो, जिससे हमारे ऑडियंस बढ़े, ठीक है। देखिए, मिट्टी की उर्वरता में वृद्धि क्या होता है। उस जीवाणु एवं हरे नीले हरे शैवाल वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं। कुछ जीवाणु जो है और नीले हरे शैवाल जो होते हैं वो वायुमंडलीय नाइट्रोजन का स्थिरीकरण कर सकते हैं, और इस प्रकार मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है तथा उसकी उर्वरता में वृद्धि होती है, और इन्हें सामान्यतः जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकारक कहते हैं। तो आई होप आप लोगों को यहाँ तक का जितना भी आपको समझाए हैं आपको ज़रूर यानी कि समझ गए होंगे, और यदि कोई जो समझ गए होंगे ज़रूर कमेंट में यस भेजें, और जहाँ जहाँ पे आपको बोले कमेंट में देने के लिए आप दीजिएगा। और टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, और वहाँ से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, ताकि आपको हर नए टॉपिक चैप्टर के बारे में नोटिफिकेशन प्राप्त हो। और साथ ही साथ आज जो हमारे चैनल पे जो आप देख रहे हैं, इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि हमें सहानुभूति प्राप्त हो, हमें जश्न और भी जोश हो कि और वीडियो बनाए। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली पार्ट 3 में, और पार्ट 3 के देखने से पहले पार्ट 3 करने के लिए आप लोग वेट करें पार्ट 3 को देखने के लिए। और उससे पहले यदि आप लोग नए हैं तो एक बार जरूर सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे